हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार का विश्लेषण करता हूं। हिंदी न्यूज़पेपर में जो भी अच्छे प्रश्न जो भी अच्छी न्यूज़ हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है, उन सारे समाचारों का विश्लेषण मैं करता हूं। आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। ये जो समाचार है 11 तारीख के न्यूज़पेपर का समाचार है जो कि आप सबों के साथ प्रस्तुत की जा रही है। और ये वीडियो देखिए, शुरू में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे अपना परिवार को थोड़ा सा बड़ा करना है और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग ही शेयर कर सकते हैं, आप लोग शेयर करिएगा तो ही अपना परिवार बड़ा होगा। थोड़ा सा शेयर करिए, शेयर करने में थोड़ा ध्यान दीजिए। परिवार बड़ा हो जाएगा तो लाइव आने का भी हम लोगों को मौका मिलेगा। यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब से बहुत सारा फीचर मिल जाता है जो कि और इसमें बेहतर किया जा सकता है। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि केपी शर्मा ओली हार गए। कौन थे केपी शर्मा ओली? तो भारत का पड़ोसी जो देश है नेपाल, ठीक है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ना, प्रधानमंत्री हैं या पिछले बार थे, अभी तो हार चुके हैं। पिछले प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली थे। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, जो कि याद रखना आवश्यक होगा। तो केपी शर्मा ओली हार गए। दो तरह का, मुझे इस बात में दो तरह का प्रश्न बताना था कि एक विश्वास मत होता है, एक अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो विश्वास मत जो होता है ना, विश्वास प्रस्ताव जो होता है ना, जिस पार्टी की सरकार होती है वो कि लाता है। अगर विश्वास मत दिया और विश्वास हासिल किया तो वो फिर सत्ता में बना रहता है, और विश्वास मत दिया और हार चुका तो वो पार्टी कि सत्ता से यानी कि कुर्सी को छोड़ देता है। इस तरह का होता है। अविश्वास प्रस्ताव कि विपक्ष वाले लाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार के प्रतिनिधि सभा, देखिए यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि भारत की संसद का जो नाम है उसका नाम संसद है। भारत की संसद का नाम संसद है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। उसी तरह से नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है ना। राष्ट्रीय पंचायत उसकी पंचायत का नाम है। प्रतिनिधि सभा क्या है? तो भारत में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो निचली सदन को लोकसभा बोला जाता है और ऊपर सदन को क्या बोला जाता है? राज्यसभा बोला जाता है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ प्रतिनिधि बैठते हैं, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। हम लोग जो वोट दे के भेजते हैं वही लोग बैठते हैं लोकसभा में। उसी तरह का जो चीज़ है प्रतिनिधि सभा, लोकसभा की तरह ही प्रतिनिधि सभा वहाँ होता है। विश्वास मत हार गए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के निर्देश पर संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को आहूत एक विशेष सत्र में ओली की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 93 मत मिले, जबकि 124 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अग्नि सापकोटा के नतीजे की घोषणा करते हुए बताया कि विश्वास प्रस्ताव कुल 232 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 15 सदस्य तटस्थ रहे। ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मत की जरूरत है, जबकि 4 सदस्य इस समय निलंबित हैं। सबकोटा ने घोषणा की प्रस्ताव के पक्ष में पड़े मत मौजूदा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के हिसाब से बहुमत तक नहीं पहुंच सकता है। अब आगे देखना होगा कि फिर से बहुमत हासिल कर पाते हैं या नहीं। तो अभी फिलहाल 2-3 प्रश्न यहाँ पे याद रखना होगा। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल का जो करेंसी है उसको रुपया बोला जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्यादेवी भंडारी है, ठीक है। 2-3 प्रश्न आपको याद ही रखना होगा क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। आगे बढ़, देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। ये परिस्थिति बड़ा ही पेंडेमिक परिस्थिति है, महामारी का दौर चल रहा है, पेंडेमिक दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है। इसमें इस तरह की न्यूज़ को जानना, अपने समझ को विकसित करना भी जरूरी होता है। इस बार किन किन वजह से फैल रहा संक्रमण? भारत में इस बार कोविड-19 का वेरिएंट अधिक संक्रामक है। वेरिएंट का मतलब होता है ना, जैसे भारत में पिछला अलग रूप का कोरोना आया, अब जो है ना अलग रूप का कोरोना आने वाले समय में एक और अभी तीसरा वेरिएंट कहीं कहीं मिल चुका है, जो कि कहीं कहीं का सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश में ही मिला है, ठीक है ना। उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम 44K करके है। मैं अच्छी तरीक़ा से अगली वीडियो में बताऊँगा, जो कि मुझे पूरी तरह से अभी कंप्लीट उसके बारे में पता नहीं है। भारत में इस बार कोविड-19 वेरिएंट अधिक संक्रामक है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैक्सीन और सुरक्षा को भी भेज सकती है। इस तरह से देश में संक्रमण का रफ्तार तेजी और चिंताजनक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
यहाँ पे एक बात और जानना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको शॉर्ट में WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके जो अभी इनकी वैज्ञानिक सलाहकार जो है सौम्या स्वामीनाथन, इनका संबंध भारत से भी है। सौम्या स्वामीनाथन जो कि MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं। MS स्वामीनाथन कौन? तो MS स्वामीनाथन वही MS स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति का सूत्रधार किया था, हरित क्रांति के प्रणेता बोला जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत किए थे, कब किए थे? तो 1966-67 में किए थे। गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आया हुआ था। हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ, मैक्सिको के गेहूं हम लोग लाए थे भारत में, और हरित क्रांति उन्हीं की बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO की वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अभी कार्यरत हैं। मुताबिक भारत में महामारी में मौजूद स्वरूप से स्पष्ट होता है कि वर्तमान वेरिएंट अपेक्षाकृत अधिक संक्रामक है। बीते दिन रोजाना एक नए संक्रमण का आंकड़ा 4 लाख भी पार कर चुका है। स्वामीनाथन के अनुसार, वही सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार पहली बार अक्टूबर महीने में चिन्हित किया गया था। इसका जो नाम है ना, हम लोगों को याद रखना होगा, इस वेरिएंट का जो नाम है ये B1.617, यानी कि दशमलव के बाद 617, यानी 1.617 ये मतलब वेरिएंट का नाम है। यानी कि दूसरा जो वेरिएंट है कोरोना का, कोविड का, उसका नाम है। पहले कोविड-19 क्यों रखा गया? तो कोविड-19 कोरोना वैक्सीन जो डिजीज़ है ये 2019 में सबसे पहली बार देखा गया था, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। इसका एक और नाम रखा गया SARS-CoV-2, ठीक है ना, तो SARS-CoV-2 रखा गया था। तो इस वेरिएंट का नाम है B1.617 तो नहीं बोलेंगे, 617 बोलेंगे, जिम्मेदार है, ठीक है ना। WHO के हाल ही सूचीबद्ध किए गए 1.617 वेरिएंट का म्यूटेशन का लक्षण थोड़ा अलग है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, किसी वायरस में कितना जल्दी चेंज हो रहा है, यानी कि 2 बार उसमें चेंज हुआ तो सेकंड वेरिएशन उत्परिवर्तन। वेरिएंट में म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन होता है, चेंज होता है, ठीक है ना, अपने मतलब कि अपने आकार, अपने अंदर का स्ट्रक्चर में चेंज कर लेना ही म्यूटेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि जानना जरूरी है। इसमें 1-2 पॉइंट मैं और बताऊंगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था, इजरायली पुलिस के साथ झड़प में 153 फिलिस्तीनी घायल। देखिए, इजराइल एक देश है जो कि पूरी तरह से मास्क फ्री कंट्री बन चुका है, पूरी तरह से सब लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, 93 लाख वहाँ की जनसंख्या है। इजराइल की राजधानी 2 है, एक जेरूशलम है और एक तेल अवीव है। भारत तेल अवीव मानता है। भारत क्यों तेल अवीव मानता है? देखिए, किसी भी देश की राजधानी मानने के लिए अगर किसी भी देश का एम्बेसी वहाँ पे होगा जहाँ पे उसकी राजधानी मान रहा होगा, तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ही भारत का एम्बेसी है। लेकिन अमेरिका मानता है इजराइल को पवित्र भूमि का देश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म, तीनों धर्मों का कहीं ना कहीं रिलेशन है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब जो थे, मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक माना जाता है मोहम्मद साहब, वो मक्का की यात्रा यहाँ से एक रात में पैदल किए थे, इसीलिए वो मुस्लिम धर्म के लिए भी पवित्र माना जाता है। यहूदी यहाँ पे बहुत मात्रा में है और ईसाई धर्म, यानी कि तीनों धर्मों का कहीं ना कहीं रिलेशन वहाँ पे है, वहाँ तो इसलिए उसको पवित्र भूमि का देश बोला जाता है, ठीक है। इजराइल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ही हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जेरूसलम, यहाँ पे एक याद रखना होगा ना कि जो भी चर्चा में होता है ना, वो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है, जो कि मक्का मदीना के बाद तीसरा नंबर का कोई मतलब कि मुस्लिम धर्म में पवित्र स्थान माना जाता है, तो वो अल अक्सा मस्जिद माना जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में। जेरूसलम अल अक्सा मस्जिद के पास सोमवार को फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली पुलिस के बीच झड़प हुआ। इसको नहीं रखना, याद हमको ये रखना है कि फिलिस्तीन में अल अक्सा मस्जिद है, जो कि याद रखना होगा, बस याद रखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। न्यूज़ तो बहुत है, लेकिन इसमें बस याद रखने वाला 1-2 पॉइंट ही है, जो कि इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है FATF की ग्रे सूची से निकलने के लिए पाक बना रहा नियम। FATF का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा संगठन होता है जो कि फाइनेंशियल यानी पैसा देने के लिए काम करता है। अगर आप टेरर फंडिंग करते हैं, अगर आप अपना पैसा कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं,
तो आपको वर्ल्ड बैंक, अलग अलग तरह का देश आपको कर्जा नहीं देगी, आपको पैसा नहीं देगी कि आप पैसा लेके अगर टेरर फंडिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, नेक काम में नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट के कार्य में नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये पैसा नहीं दी जाएगी। अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाती है, अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाएगी तो उसको पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी, पैसा नहीं मिलेगी। लेकिन ग्रे लिस्ट में डालने के लिए आपको समय दिया जाता है कि हाँ आप संभलिए, आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी नियम बताई गई है, सुधार करने के लिए बहुत सारा पॉइंट दिया जाता है। उन सारे पॉइंट पे आप अगर सुधार करके आ जाते हैं तो आपको ग्रे लिस्ट से हटा दी जाएगी, ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट से धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। इस्लामाबाद FATF की ग्रे सूची से निकलने के लिए, जैसे ग्रे सूची से भी आप अगर निकल जाएंगे तो आपको और अच्छा तरीका से धन मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा कि हाँ ना आप पैसा जो ले रहे हैं अच्छे तरीक़ा से काम कर रहा है। तो इस पूरी तरह से न्यूज़ को पढ़ेंगे, अच्छा न्यूज़ है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और हम लोगों को जानना भी चाहिए। FATF की ग्रे सूची से निकलने के लिए पाकिस्तान धन शोधन रोधी मामलों के संबंध में नए नियम लाने के लिए अभियोजन प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इस बदलाव में धन शोधन का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग। धन शोधन के मामलों में जाँच और अभियोजन की जिम्मा पुलिस, प्रांतीय भ्रष्टाचार रोधी प्रतिष्ठान और अन्य एजेंसी से लेकर विशिष्ट एजेंसियों को देना शामिल है। यह नियम दो हिस्से का, जैसे जब्त संपत्ति प्रबंधन, तो ऑन फेलो, ये मतलब कि FATF दो तरह का अगर आप नियम है, उसी नियम से निकलने के लिए ये अलग अलग नियम बना रहा है, बस याद रखना होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान और भारत के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए कल के न्यूज़ में हम लोग पढ़े थे कि सऊदी अरब मतलब आने के लिए बोल रहा है, हो सकता है कि आए, भारत के बीच समन्वय स्थापित करे, शांति स्थापित करने का काम करे। यहाँ पे कोरोना वैक्सीन लेने के लिए मैं तो कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से ले लिया हूँ और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के लिए थोड़ी सी थकान हुई थी, माथा में दर्द हुई थी और अब पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। आप सबों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी भी जितने लोग हैं 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं और 44 साल से नीचे वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों अगर 44 साल के ऊपर वाले भी लोग हैं, उनको अगर वैक्सीन नहीं मिला है अपने घर परिवार को, तो जाके उनको वैक्सीन दिलवाइए। और क्योंकि कोविड से बचने का एक ही उपाय है जो कि वैक्सीन। तो वैक्सीन के लिए ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो आइए मैं थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे देता हूं कि कैसे वैक्सीन का ऑनलाइन करें। तो ऐसे कर सकते हैं आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोविन COWIN, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COWIN, एक पोर्टल है जिस पोर्टल पे आप लोग जाएंगे और उस पोर्टल को खोलने के बाद क्या होगा, पहले कोविन वेबसाइट पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे कुछ समय के बाद आपको OTP आएगा और OTP आने के बाद 4 प्रकार की जानकारी आपको देनी होगी। पहली जानकारी फ़ोटो पहचान पत्र, तो फ़ोटो पहचान पत्र पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आधार कार्ड पे टिक करना है। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/8/1994 है, 16/8/1993 है, तो 1993, 1992, 1900 मतलब कि जो भी है उसको देना होगा, ठीक है ना। और खुद समय तय कर सकते हैं आपको कौन से डेट में आपको लेना है वैक्सीन, वो तय कर सकते हैं। उम्र के लिए आपको आधार कार्ड या इससे जुड़े अन्य प्रमाण पत्र देने होंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो फिर सेशन और साइट सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो केवल आप मोबाइल नंबर डालिएगा ना, तो आपका केवल शेड्यूल मिल जाएगा कि हाँ आप किस दिन मतलब कि वैक्सीन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस दिखाना होगा प्रमाण पत्र। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद आपके मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रसीद दिखेगा जिसे आप डाउनलोड कर लेना। इस पर वैक्सीन के समय के साथ ले जाना होगा। वैक्सीन जब लेने जाएंगे ना तो मोबाइल में ही रहेगा, उसको ले जाके आपको दिखाना होगा और साइट पर आपकी इसकी एंट्री होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए स्पॉट पर आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद वैक्सीनेशन काउंटर की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो मैं भी वैक्सीन ले चुका हूं, आप लोग भी वैक्सीन लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। थोड़ी सी थकान होती है, माथा में दर्द होती है, लेकिन वो सामान्य है, वो होती ही है वैक्सीन लेने के बाद, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज़ भी अच्छी है। सुदत्त मंडल बने सिडबी के उप प्रबंधक निर्देशक। सिडबी एक बैंक है, ठीक है ना, सिडबी एक बैंक है। यहाँ पे
जो जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। एक यूनिक बैंक है जो कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि भारत में लघु उद्योग, छोटा छोटा स्मॉल उद्योग है ना, स्मॉल जो छोटा छोटा कंपनी है उसको पैसा देती है, उसको फंडिंग करती है, ताकि छोटा छोटा उद्योग को भी प्रमोट किया जा सके, उद्योग स्थापित किया जा सके, उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में यूनिक इसलिए है ना कि और जितने भी बैंक है ना, इसका मुख्यालय किसी का बेंगलोर में है, भले किसी का मुंबई में है, किसी का दिल्ली में, किसी का कोलकाता में, लेकिन ये बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, इसलिए ये थोड़ा सा यूनिक है। इस प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। भारतीय उद्योग विकास बैंक सिडबी के सोमवार को कहा गया कि सुब्रत मंडल उसके उप प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार संभालेंगे। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए मंडल पहले एग्जिम बैंक के मुख्य प्रबंधक थे। एग्जिम बैंक भी जानना होगा, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। एग्जिम बैंक का मतलब होता है आयात निर्यात बैंक। अगर आयात निर्यात, जैसे सबसे पहले कल हम लोग न्यूज़ में पढ़े थे निर्यात के बारे में, तो आयात निर्यात करने के लिए पैसा कम होता है ना, तो ये बैंक पैसा देती है ताकि कोई सामान को हम लोग भारत में भेजें और भारत से मंगाएं। जैसे बाहर से मंगाना होगा, भेजना होगा, तो पैसा की कमी होती है ना, तो ये बैंक हम लोगों को फंडिंग करता है, पैसा देता है, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये सारी न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।